वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, अर्थात पहले कोई ना कोई जो परीक्षा आयोजित की गई है हिमाचल प्रदेश या हिमाचल से बाहर, वो हिंदी साहित्य से संबंधित है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जो ये प्रश्न होते हैं ये आपकी टेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये प्रश्न देखने के लिए साधारण होते हैं, परंतु ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। इसलिए आप इन प्रश्नों को ढंग से देखिएगा, यहाँ से आपकी आगामी परीक्षा में बहुत से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, जो आपने एग्ज़ाम विवेचना चैनल के नाम से कॉपी बनाई है तो उन पे आप इनको नोट करिए। जो आपको आते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं आते हैं तो उनको आप नोट करते रहिएगा। देखिएगा, आपको अवगत करवा देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा LT टेट के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो जल्द संपर्क करिए, जल्द ही इसका बैचर बैठने वाला है नया। तो चलिए शुरू कर देते हैं वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूं, अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है दोनों का, तो दोनों से जुड़िए। वहां पर आपको महत्वपूर्ण PDF, महत्वपूर्ण लिंक्स इत्यादि सेंड किए जाते रहते हैं बिना किसी शुल्क के। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम का जो मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको हर एक व्याख्यान का PDF दिया जाता है, साथ में आंसर की भी दी जाती है, तो वो भी आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है स्टडी करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। थोड़ा सा जूम कर देते हैं PDF को ताकि आपको सरलता से दिखाई दे। देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में से किस देश में मंगला बंदरगाह है? तो आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। थोड़ा सा रुकिएगा, चेंज कर देते हैं यहाँ पर पेंसिल का कलर। कौन सा रखते हैं? ग्रीन वाला रख देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, निम्न में से किस देश में मंगला बंदरगाह है? तो यहाँ पर जो आपके समक्ष 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही हो जाएगा तो विकल्प बी, जो बांग्लादेश है, यहाँ पर आपका मंगला बंदरगाह स्थित है, तो बी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न ये पूछा गया है, निम्नलिखित में से विश्व की किस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो जो वो देश था तो वो था न्यूजीलैंड। डी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, बहुत समय से आपका अच्छा रिस्पांस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो कृपया सक्रिय रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगला प्रश्न है 31, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो बताना है कि कौन सी ऐसी भाषा है जो आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। तो जो 31 का सही विकल्प हो जाएगा तो विकल्प ए, जो अरबी है ये आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। बाकी जो फारसी हो गई, संस्कृत हो गई और अंग्रेजी हो गई, ये तीनों ही आर्य भाषाओं में सम्मिलित होगी। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 32, कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन किस रचना में मिलता है? ज्ञानदीप, मधुमालती, इंद्रावती या चित्रावली? तो 32 का जो सही विकल्प होगा कौन सा होगा वो? तो देखिए, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जो इंद्रावती है, यहाँ पर आपको कालिंजर के राजकुमार और आगमपुर की राजकुमारी की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है, तो 32 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है 33, क्या पूछा गया है इसमें? मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्टदेव श्री कृष्ण को पति के रूप में स्वीकार करती थी। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश आ गया, ये कथन किस आलोचक का है? तो सही विकल्प जो यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, जो रामचंद्र शुक्ल है, इनका ये कथन हो जाएगा, तो विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। इस कथन को फिर से पढ़ लेते हैं। कथन इस प्रकार से था, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्टदेव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा। बी सही विकल्प हो जाएगा 33 का। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 34, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हेमचंद्राचार्य ने कितने प्रकार के अपभ्रंश की चर्चा की है? तो जो विद्वान थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके अनुसार जो हेमचंद्राचार्य थे, इन्होंने
अपभ्रंश के जो प्रकार की चर्चा की थी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपके 2 प्रकार के अपभ्रंश की चर्चा इन्होंने की थी। ठीक है, 34 का सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा, बी नहीं ए हो जाएगा, 2 प्रकार की। बाकी देखिए दोस्तों, अगर आप पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलटी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एलटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इनके PYQ देखने ज़रूरी होते हैं। अगर आपके पास अभी तक ये अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी जो नंबर यहाँ पर दिया गया है 821931212129 यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमारी टीम के द्वारा आपके लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। बहुत ही कम प्राइजेस का रखा गया है, तो आप इन्हें ले सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। क्योंकि देखिएगा, यहाँ से आपको एक आधार पता चलता है कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पहले पूछे जा रहे थे, किस प्रकार की आगे आने की संभावना है, किस पोर्शन को आपने ज़्यादा पढ़ना है, किस पोर्शन को कम पढ़ना है। तो ये आपको क्वेश्चन पेपर से पता चल जाता है, इसलिए आप इन्हें ले सकते हो और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न है 35। निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या होगा। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें जो सही विकल्प हो जाएगा 35 का, तो वो हो जाएगा आपका बी। सबसे पहले काव्यदर्श आ जाएगा, फिर ध्वन्यालोक, फिर काव्य प्रकाश और सबसे अंत में साहित्य दर्पण। ठीक है, बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखिएगा, कालक्रम अनुसार रखने वाला है। इसमें जो आचार्यों को सही अनुक्रम पे रखना है, कौन पहले आएगा कौन अंत में आएगा। तो जो 36 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए। सबसे पहले वामन आएंगे, फिर भोजराज, फिर रुयक और सबसे अंत में विश्वनाथ। अगला प्रश्न पूछा गया है 37। सूर समाना चंद में दहूं, किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु, पुरबिला लेख। उपयुक्त दोहा के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो 37 का जो सही विकल्प हो जाएगा कबीरदास इन पंक्तियों के रचनाकार हो जाएंगे, विकल्प ए सही यहाँ हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है 38। विद्यापति निम्नलिखित में से किस राजा के यहाँ विद्यमान थे। तो जो दोस्तों ये प्रश्न था, ये थोड़ा सा गड़बड़ प्रश्न बोर्ड ने डाला था। ठीक है, आंसर की पे तो जो आंसर की आई थी उस पे जो इसका सही विकल्प दिया गया था, तो वो दिया गया था राजा शिव सिंह। ठीक है, विकल्प डी उन्होंने सही माना है, परंतु जो इसका सही उत्तर होना चाहिए तो वो बी भी होना चाहिए, क्योंकि कीर्ति सिंह और राजा शिव सिंह दोनों के दरबार में ये रहते थे। जो देखिए, राजा शिव सिंह के दरबार में जब ये रहे तो इन्होंने लिखी थी कीर्ति पताका, और जो राजा कीर्ति सिंह के दरबार में जब विद्यापति रहे तो इन्होंने कीर्ति लता नामक रचना लिखी थी। तो बी और डी यहाँ पर सही हो जाएंगे दोनों। यहाँ पर आपको ये भी अवगत करवा देता हूँ, जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं ये ऑफिशियल आंसर की के आधार पर डिस्कस किए जाते हैं। बाकी अगर किसी प्रश्न पर ऑफिशियल आंसर की में भी गलत उत्तर दिया जाता है तो उसको आपके समक्ष करेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, इसके बावजूद फिर भी अगर लगता है कि कहीं पर आपको कोई त्रुटि मिलती है तो आप अवश्य उसका अपने आधार पर उत्तर दे सकते हैं और उसके स्पष्टीकरण भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है 39। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी कहानी के संदर्भ में कौन सी बात सही नहीं है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछी गई है। विकल्प में है गीत की तरह कथा कहानी भी मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, क्या ये सही नहीं है। अगला है कहानी का चलन सभ्य सब जातियों में चला आ रहा है। आगे है घटना प्रधान और मार्मिक उनके ये स्थूल भेद बहुत पुराने हैं। अंतिम है आधुनिक ढंग की कहानियों के स्वरूप का विकास इस भेद के आधार पर नहीं हुआ है। तो बताइए 39 का जो सही कौन सा नहीं होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो सही नहीं होगा, आधुनिक ढंग की कहानियों के स्वरूप का विकास इस भेद के आधार पर नहीं हुआ है, तो ये मत इनका सही नहीं होगा। बाकी जो सही होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गीत की तरह कथा कहानी भी मनुष्य के स्वभाव के अंतर्गत है, बिल्कुल सही है। कहानी का चलन सभ्य सब जातियों में चला आ रहा है, ये भी सही हो जाएगा। घटना प्रधान और मार्मिक उनके ये स्थूल भेद भी बहुत पुराने हैं, तो ये भी सही हो जाएगा सिवाय डी के कि आधुनिक ढंग की कहानियों के स्वरूप का विकास इस भेद के आधार पर नहीं हुआ है।
इन्होंने माना है हुआ है, नहीं नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 40, मोरा जोबना नवेल रवयो है गुलाल कैसे गर्दीनी कस मोरी माल सुनी सेज डरावन लागे बिरहा अगिन मोही दस दस चाय। उपयुक्त दोहा किस कवि का होगा? काफ़ी अच्छा दोहा है ये। तो जो 40 का सही विकल्प यहाँ पर होगा अमीर खुसरो का ये कथन हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं होगी? तो विकल्प में है कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, द मैन एंड हिज वर्क, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो जो पुस्तक इनकी नहीं होगी तो वो हो जाएगा विकल्प सी, द मैन एंड हिज वर्क। बाकी कॉलेज ऑन इमेजिनेशन, द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये तीनों ही पुस्तकें हो जाएंगी यहाँ पर आई.ए. रिचर्ड की। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 42, निम्नलिखित में से कौन सा छंद पृथ्वीराज रासों में प्रयुक्त मुख्य छंद नहीं है? कवित, दोहा, चौपाई या त्रोटक। तो जो 42 का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, जो चौपाई है यह पृथ्वीराज रासों में प्रयुक्त मुख्य छंद नहीं होगा। बाकी जो कवित भी है, दोहा भी है और त्रोटक भी है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है 43, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में रहता है, इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन होंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राहुल सांकृत्यायन या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं इनके रचनाकार हो जाएंगे यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी यहाँ सही हो जाएगा। तो देखिए जितने भी कथन यहाँ पर लिए जा रहे हैं ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं, इसलिए ये आपकी आगामी की परीक्षा के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिएगा इन्हीं को आधार में रखकर रामचंद्र शुक्ल की विवेचना नाम से हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है। इसके आपको 3-4 वीडियोस अभी तक अवेलेबल हो गए हैं। अगर अभी तक आपने विजिट नहीं करा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उसे विजिट करिए, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपकी आगामी परीक्षा के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काफ़ी ज़्यादा प्रश्न वहाँ से बनते हैं। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बातें गुरु नानक देव के बारे में सही हैं? तो बताना है कौन कौन सी सही होंगी। पहला कथन इनका है गुरु नानक आरंभ से ही भक्त नहीं थे ये पूछा है। हिंदू और मुसलमान दोनों का समान रूप से ग्राह्य उपासना के स्वरूप के प्रति उनके मन में स्वाभाविक आकर्षण था। तीसरा है उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों का भ्रमण किया। चौथा है विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने से भी उनकी उपासना पद्धति का रूप स्थिर ना हो सका। तो यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा होगा? यहाँ पर मिलान वाला है, आगे सही कथनों को देखना है हमने कौन से सही होंगी यहाँ पर। तो जो 44 का सही हो जाएगा विकल्प सी। कैसे? देखिएगा 2 और 3 ही यहाँ पर सही दिया गया है। 2 और 3 में क्या क्या है? हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से ग्राह्य उपासना के स्वरूप के प्रति उनके मन में स्वाभाविक आकर्षण था, बिल्कुल सही है। तीसरा है उन्होंने घर बार छोड़ बहुत दूर दूर के देशों में भ्रमण किया, ये दोनों सही हो गए। बाकी पहला क्यों सही नहीं है? इसलिए गुरु नानक देव आरंभ से ही भक्त नहीं थे, इन्होंने ऐसा नहीं कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इन्होंने कहा था गुरु नानक देव आरंभ से ही भक्त थे, ठीक है। इसलिए इन्होंने निर्गुण संप्रदाय को अपनाया था, क्योंकि शुरू से इनका मत भक्ति में था, तो आगे चलकर ये निर्गुण संप्रदाय को अपनाने की रुख करते हैं। फिर जो चौथा था कि विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने से भी उनकी उपासना पद्धति का रूप स्थिर ना हो सका, तो ये भी गलत है। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करने से उनकी उपासना पद्धति का रूप स्थिर हो चुका था। इस प्रकार से ये चारों की चारों इस प्रकार से ठीक होंगे, परंतु जो विकल्प के अनुसार 2 और 3 ही सही होंगे। मैंने आपको ये शुद्ध रूप बता दिया है इसका। आगामी परीक्षा में अगर पूछे जाएंगे तो आप इन्हें सही कर लोगे। फिर अगला प्रश्न है 45, निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं, तो बताइए कृष्ण भक्ति धारा के कवि कौन कौन से होंगे। एक तो देखिए यहाँ पर कौन से होंगे, अपने हित हरिवंश दास, दूसरे होंगे परमानंद दास, ठीक है, और जो ध्रुव दास हैं
इन्हें भी मान सकते हैं, परंतु विकल्पों को भी हम देख लेते हैं। तो जो 45 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा 3, 4 और 5, ये तीनों ही कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित विद्वान रहे हैं या फिर कवि रहे हैं। कौन कौन से? हित हरिवंश दास, ध्रुव दास, परमानंद दास, ये तीनों ही थे। बाकी जो नावादास और हरिदय राम थे ये राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखिए 49, इसमें क्या पूछा गया है? गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, बताइए कौन होंगे गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक? हरिदास, विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु या फिर रामानंद? तो जो सही विकल्प हो जाएगा, जो चैतन्य महाप्रभु थे ये गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। और जो बांग्लादेश हो गया या पश्चिम बंगाल के ही आप वर्तमान में जो है, यहाँ पर इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो दोस्तों जो आज का ये PDF है ये जाएगा आपके पेड मेंबरशिप वाले बच्चों के लिए, ठीक है, जो टेलीग्राम में ज्वाइन किए हुए हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताइए कौन सा कथन सूरदास के संबंध में सही होगा? विकल्प में है सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना की है। दूसरा है सूरदास का सबसे मर्मस्पर्शी और भाववेदग्धपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। फिर है केवल तुलसी में ही सूर के समान प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा है। फिर आगे है अंतिम, सूरदास के यहाँ सुंदर उपालंब काव्य का अभाव है। तो सही विकल्प कौन सा यहाँ पर होगा 50 का? तो देखिएगा यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा 50 का, तो ये हो जाएगा विकल्प ए। कैसे? देखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में कहा था कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, बिल्कुल सही है। दूसरा, सूर सागर का सबसे मर्मस्पर्शी और वाग्वेदग्धपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, तो ये भी सही हो जाएगा। ये दोनों सही होंगे और अगले ये और ये तीसरा चौथा गलत हो जाएगा। गलत क्यों है ये देख लेते हैं। केवल तुलसी में ही सूर के समान प्रसंगोद्भावना करने वाली प्रतिभा थी, केवल तुलसी में नहीं कह सकते हम, और भी विद्वान थे और भी कवि थे जिनमें थी। सूरदास के यहाँ सुंदर उपलम्ब का अभाव था, ये गलत है, अभाव नहीं था। सूरदास के यहाँ सुंदर उपलम्ब काव्य का अभाव बिल्कुल भी नहीं था। तो इस प्रकार से ये भी सही हो जाएंगे। जब तथ्य यहाँ थोड़े थोड़े हम इसमें गलत तथ्यों को हटा देंगे तो ये भी सही हो जाएंगे, परंतु प्रश्न के अनुसार विकल्प ए और 2 ही सही होंगे। अगला प्रश्न है 51, सही मिलान कीजिए। निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन करना है। ये प्रश्न यहाँ पर गलत दे दिया गया है। चलिए फिर भी आपको बता देता हूँ प्रश्न किस प्रकार से होगा। यहाँ पर कहना था कि निम्न में से कौन सा सही नहीं होगा, तो जो सही नहीं होना था इन्होंने सही कहा है, पर यहाँ पर लिखना था कि सही नहीं है। तो जो सही नहीं होना था तो विकल्प डी, जो रक्त बीज है ये मणि मधुकर की रचना नहीं है। बाकी देखिए माधवी भीष्म साहनी का नाटक है, मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, एक दुनी एक सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। तो ए बी सी ये सही होंगे, परंतु डी सही नहीं होगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करिए। देखिएगा आपके समक्ष यहाँ पर दिया गया है कासिम शाह। कासिम शाह की रचना कौन सी होगी? हंस जवाहिर। चल भाई हंस जवाहिर की रचना हो जाएगी। रुकिएगा क्या हो गया यहाँ पर, ये देखिएगा कासिम शाह की रचना हंस जवाहिर होगी, जायसी की अखरावट होगी, नूर मोहम्मद की इंद्रावती होगी, उस्मान की चित्रावली होगी। तो अब कौन सा, जो मधुमालती किसकी रचना हो जाएगी? मंझन की, ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर कौन सा सही होगा? ए का 2 विकल्प ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा, ए का 2। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी के रचनाकार कौन है, बताइएगा। तो सही विकल्प यहाँ पर जो हो जाएगा तो ये हो जाएंगे तुलसीदास, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? नहीं पूछा गया है, नहीं का ध्यान रखना है आपने। तो जो 60 का सही विकल्प यहाँ पर होगा तो ये हो जाएगा रसविलास। जो रसविलास है ये मतीराम की रचना नहीं होगी, बाकी रसराज, ललित लाम और छंदसार ये तीनों ही रचनाएं मतीराम की हो जाएंगी। इसके पश्चात दोस्तों आपको दिखाता हूँ LT टेट के लिए जो हम न्यू क्लासेस लगा रहे हैं उसके बारे में पैम्पलेट। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर आप LT टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो न्यू ईयर से, अर्थात 15 जनवरी से हम LT टेट के लिए नया बैच बिठा रहे हैं। अगर आपके नियर डियर में कोई ऐसे छात्र हैं जो LT टेट के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं, अच्छी क्लासेस ढूंढ रहे हैं, तो आप उन्हें हमारे बारे में बता सकते हो। हम जल्द ही 15 जनवरी से इसके लिए क्लासेस बिठा रहे हैं। जितने भी हमने आज से पहले बैचेस स्टार्ट किए हैं LT टेट के लिए वो सारे सफल हुए हैं। अधिकतर कैंडिडेट्स के वहाँ से टेट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, चाहे मैंने फ्री वाली क्लासेस उनके लिए दी थी या फिर पेड बैच दिया था, सभी के लिए ये बेनिफिशियल साबित हुआ है। जो पेड मेंबर्स होते हैं उनके लिए और भी फैसिलिटी रहती है। अगर वो LT टेट के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो इसके साथ में कुछ ऐसे तथ्य उनको और भी बता देता हूँ कि वो आगे आगामी परीक्षा के लिए कमीशन के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं, तथ्य या वीडियोज़ में देता हूँ। तो अगर उनको जुड़ना है तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8219312129, यहाँ पर व्हाट्सएप करिए। जो शुरू के 10 कैंडिडेट होते हैं उनके लिए बहुत छूट यहाँ पर दी जाती है। ठीक है, बता देता हूँ, जो शुरू के 10 कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पर फीस मात्र 700 रहेगी। ठीक है, 3 मंथ तक ये कोर्स चलेगा तो 700 रुपये मात्र आपने देने हैं। आपको 3 मंथ तक इसकी स्टडी करवाई जाएगी। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे तो जल्द से जल्द अपना एनरोलमेंट लीजिएगा। बाद में इसकी फ़ीस बढ़ जाती है 10 स्टूडेंट्स अगर पूरे हो जाते हैं तो। ठीक है, जो भी आपके स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, जो भी आपके नियर डियर में होंगे तो आप उनको अवगत करवा सकते हो। 15 जनवरी से क्लासेस लगनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो जल्द से जल्द इसमें एनरोलमेंट लीजिएगा। कोई क्वेरी होगी तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो ठीक है, अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।